हेलो स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था प्लान एंड डेवलपमेंट हमारे इंडिया के लिए आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एक्चुअली जब हमारा इंडिया फ्री हुआ था उसके बाद में उसके सामने जो चैलेंजेस थे वो यूनिटी था, डेमोक्रेसी था एंड डेवलपमेंट था। ये 3 चैलेंजेस थे, हमने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों के पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने जब हमने लास्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कोल्ड वॉर एरा, उसमें हमने नॉन अलाइड मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था जो मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नॉन अलाइड मूवमेंट में मतलब नॉन अलाइड मूवमेंट के फाउंडर रहे थे वो। उन्होंने मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में कुछ रिलेशंस मेंटेन किए थे और काफ़ी अच्छे उस टाइम पे रिलेशंस को मेंटेन किया था। ठीक है, अब ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा उसी पर बेस्ड है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि उस टाइम पे जो रिलेशंस चल रहे थे, मतलब हमारे कंट्री की इंडिपेंडेंस के बाद में और हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था। दैट टाइम कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पीरियड में बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे। उस बीच में हमारे जो फॉरेन पॉलिसी थी, हमारे अदर कंट्रीज़ के साथ में हमारे रिलेशंस कैसे मेंटेन हो रहे थे, क्या चल रहा था, उस बारे में पूरा चैप्टर है। फर्स्ट जो इसमें हम पढ़ेंगे, हमारा प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी उसके प्रिंसिपल्स क्या रहे। मतलब कि किन पर बेस्ड हमारी फॉरेन पॉलिसी ने वर्क किया। सेकंड है इंडियाज़ चेंजिंग रिलेशन विद अदर नेशंस। इसके अंदर हम लोग 4 कंट्रीज़ के लिए पढ़ेंगे। यूएस पढ़ेंगे, मतलब यूएस और रशिया के बारे में हम कोल्ड वॉर एरा में पढ़ चुके हैं। वो एक बहुत बड़ा इशू नहीं है या बहुत बड़ा वो टॉपिक नहीं है। इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो चाइना है। चाइना के बाद में जो न्यूली एडेड टॉपिक है आपका इसराइल, वो एक मेजर टॉपिक है जो हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। फिर है इंडियाज़ रिलेशन विथ इट्स नेबर्स। इसके अंदर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके साथ में हमारे जो इंडिया के रिलेशंस हैं उनके उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये आपका न्यूली एडेड टॉपिक है जो इसी साल ऐड हुआ है। मतलब इंडिया के जो रिलेशन है वो इसराइल के साथ, एंड इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये 2 टॉपिक इस साल आपके इसमें नए ऐड हुए हैं। अभी तक नहीं थे ये दोनों टॉपिक। इसराइल के साथ में रिलेशन नहीं थे क्योंकि इसराइल के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे रिलेशंस कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, ना ही इनिशिएट किया गया है। तो अब क्या क्या चेंजेस आए हैं उनके बारे में इसके अंदर पढ़ा जाएगा, एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे, या हम जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उनके 3 मेजर ऑब्जेक्ट थे। सबसे पहले तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्ट्स क्या रहे हमको वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का मतलब हमारे अगर हम फॉरेन पॉलिसी को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे मेजर नाम, जैसे हम लोग ने पढ़ा था जब हमारा इंडिया के फ्रीडम के लिए पढ़ा था, एंड एक नेशन के उसमें डेवलप करना था, तब हमने एक मेजर नेम पढ़ा था, वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने कहीं ना कहीं मतलब हमारे जितने भी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको हमारे इंडिया में ऐड किया था या मर्ज किया था। उसी तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो सबसे मेजर नाम जो हम पढ़ते हैं वो हमारे जवाहरलाल नेहरू का पढ़ते हैं। क्योंकि जो नॉन अलाइड मूवमेंट थी, जो हमारा फर्स्ट जो कहते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पर एक मूवमेंट स्टार्ट करना, या इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को एक कहीं ना कहीं एक लाइट में लाना, एक उसमें लाना कि लोग जानने लगे, वो था हमारा जो सबसे मेजर जो था वो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। नाम ना सॉरी नाम नहीं कहेंगे हम, नॉन अलाइड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके। नॉन अलाइड मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने डिटेल में कोल्ड वॉर एरा में पढ़ा था। चलो ठीक है, हम उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं एक बार। एक्चुअली नॉन अलाइड मूवमेंट में क्या था कि जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, कोल्ड वॉर हमारा 2 मेजर कंट्रीज़ के बीच में था, वो था यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है, वो दोनों अपने अपने पावर्स को लेके एक
प्रॉब्लम क्रिएट करे हुए थे पूरे वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि ये जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं इसलिए प्रॉब्लम कर रही थी कि अगर यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में अगर लड़ाई होती है या वॉर स्टार्ट होती है, तो इस न्यूक्लियर वॉर में, क्योंकि जो यूएस था वो ऑलरेडी हिरोशिमा नागासाकी पर एक एटॉमिक अटैक कर चुका था, और उस एटॉमिक अटैक के कारण 6 to 9 अगस्त 1945 के अराउंड उसने ये अटैक किया था। एंड आफ्टर दिस अटैक सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक इंस्टेंटली स्टॉप हुआ था। उसको लेके काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू थे, पर कहीं ना कहीं मतलब उस टाइम पे काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू थे, पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे, वॉट एवर, वो चीज़ें हम लोगों ने उस चैप्टर में देखी। उसके बाद में प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो क्रिटिसाइज करने वाले जो लोग थे, उनका एक ओपिनियन था कि यूएस एंड यूएसएसआर जो है ना, वो खुद की पावर्स को प्रूव करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। तब इन लोगों ने मतलब के बीच में एक टेंशन क्रिएट हुआ, न्यूक्लियर वेपन्स को प्लेस्ड किया गया। फिर मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ जो थे वो दो पोलर्स में डिवाइड हो चुके थे। वन इज़ यूएस एंड सेकंड इज़ यूएसएसआर। दो पोलर मीन्स दो पार्ट में डिवाइड हो चुके थे। पर कुछ कंट्रीज़ उस टाइम ऐसे थे जो इन दोनों ब्लॉक्स में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनमें मेनली जो थे, जो एक तो थे नॉन अलाइड मूवमेंट के जो मेंबर्स थे वो थे, एंड सेकंड वो लोग थे जो रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुए थे, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम था कि अगर यूएस एंड यूएसएसआर जो भी जीतता है, किसी एक को सपोर्ट करते हैं और अदर जीत जाता है, तो वो रूल में आ जाएंगे, और जिसको वो मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम थी। तब नॉन अलाइड मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। तब इंडिया ने डिसाइड किया, मतलब मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि ना तो वो यूएस ब्लॉक के साथ जाएंगे, ना वो यूएसएसआर ब्लॉक के साथ जाएंगे। ठीक है, तब उन्होंने इस नॉन अलाइड मूवमेंट को इनिशिएट किया। इंडिया एक फोकस कंट्रीज में आया, पर कहीं ना कहीं इसको लेके वो है, मतलब जो ओपिनियंस है वो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनके बीच में, क्योंकि कईयों का कहना है कि इंडिया ने कोई नॉन अलाइड मूवमेंट को फॉलो नहीं किया। इंडिया ने, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया कि ना यूएसएसआर के साथ भी एक फ्रेंड रिलेशन मेंटेन किया और यूएस के साथ भी एक फ्रेंड रिलेशन मेंटेन किया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया को एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया था। और उस टाइम पे उनके, मतलब उन्होंने मतलब जो भी कहते हैं ना हमारे अदर कंट्रीज़ के साथ, या फॉरेन पॉलिसी बनाई थी एंड उनको मेंटेन किया था। ये तो था हमारा उस टाइम पीरियड का। ठीक है, अब हमारा आता है कि जो ऑब्जेक्टिव थे हमारी फॉरेन पॉलिसी के, वो थे प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। मतलब जो हमारा जो हार्ड अर्न है, क्योंकि हमारे इंडिया ने 200 ईयर्स तक वो किया है, एफर्ट्स किए हैं, वॉर करी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, तब जाके कहीं ना कहीं हमें हमारी इंडिपेंडेंस मिली, हमें हमारी सोवरेनिटी मिली। ठीक है, प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब एंड प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब उनके फॉरेन पॉलिसी का कंप्लीट फोकस अपने इंडिया पे था, क्योंकि कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू के उस टाइम के कई लीडर्स को पता था कि ये जो हमें इंटीग्रिटी मिली है, सोवरेनिटी मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है, फ्रीडम मिली है, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से अर्न करी है। कई लोगों ने इसके अंदर बहुत हार्ड वर्क किया है, कई लोगों ने अपनी लाइफ फिनिश करी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसके चलते वो चाहते नहीं थे कि कोई भी ऐसा स्टेप हो, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए कि वापस इंडिया किसी और कंट्री के, कोई और कंट्री के अंडर आए, या कोई और कंट्री उसके ऊपर रूल करने आए, या कोई भी अदर कंट्री उसमें इंटरप्ट करे। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉन अलाइड मूवमेंट को भी नॉन अलाइड मूवमेंट स्टार्ट करने का भी रीज़न जो इंडिया का था, वो मेन यही था कि अगर 1% चांस अगर वो यूएस को सपोर्ट करता है और यूएसएसआर वॉर, इफ़ वॉर स्टार्ट होता है एंड उसने अगर यूएसएसआर को सपोर्ट किया और यूएस जीत गया, तो यूएस इंडिया पर रूल करेगा। ऑलरेडी इंडिया 200 ईयर्स तक वो रहा है, मतलब किसी और कंट्री के रूल पे रहा है।
और उसके बाद में फिर कोई अदर कंट्री है। सिमिलरली अगर वॉर हुई और उसने यूएस को सपोर्ट किया और यूएसएसआर जीत गया तो यूएसएसआर रूल करेगा। मतलब कहीं ना कहीं किसी भी एक उसको ज्वाइन करने के बाद अदर के साथ में एक खतरा बना हुआ था कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेजर हो जाएगी कंट्री के लिए, क्योंकि जो बहुत हार्ड अर्न जो फ्रीडम मिली है, सोवरेनिटी मिली है, इंटीग्रिटी मिली है, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के मेजर जो ऑब्जेक्ट थे वो यही थे कि कैसे भी करके अपने इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को बढ़ाना है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भाई फोकस करना है, क्योंकि हमारे तो इंडिया के पास में सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट था, या हम कहेंगे कि हमारे इंडिया के पास में जो सबसे बड़ा टारगेट था वो यही थे। 3 ही टारगेट थे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोकस उसी पर था क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतनी मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी पोजीशन पे था, उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी था, जिस पे हम ऑलरेडी डिस्कस काफ़ी लंबा चौड़ा मतलब एक पूरा यूनिट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ चल रही थी, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स थे। अब आता है हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको लेके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ऐसी बात नहीं है हमारा इंडिया फ्री पीस नहीं चाहता, क्योंकि हमारे इंडिया में शुरू से चाहिए कि पीस ही रहे ताकि हम हमारा डेवलपमेंट करते रहे। ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस हमेशा से रहा है कि पीस रहे तो हम हमारे डेवलपमेंट पर फोकस करें, हम हमारी इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को सेव करें। ऐसा नहीं है कि बस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो और हम उसमें पार्टिसिपेट करें। नो नो नो, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है वर्ल्ड पीस के लिए, कई बार कई मैटर्स में इनिशिएट किया है, कई मैटर्स में कहा भी है, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी दिया है, पर कहीं ना कहीं इंडिया का फोकस पहले यही रहता था कि फर्स्ट हम हमारा अपने लिए भी कुछ सोच लें। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक और पॉइंट ये था कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो कहीं ना कहीं फॉरेन रिलेशंस मेंटेन होना भी ज़रूरी था इंडिया के लिए, क्योंकि वो इतनी अच्छी पोजीशन पे नहीं था कि वो अपने आप ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लेगा। नो नो, प्रॉब्लम ये थी कि उसके दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन मेंटेन होना भी ज़रूरी था, क्योंकि टेक्नोलॉजी से या फिनेंस से कहीं ना कहीं उसे अदर कंट्रीज़ के हेल्प की बहुत नीड थी, इसलिए उसका फॉरेन रिलेशन बहुत अच्छा मेंटेन होना ज़रूरी था। और कहीं और एक चीज़ है, फॉरेन रिलेशन मेंटेन होना कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं क्या होती है कि आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट बहुत अच्छा देती है। और अगर रिलेशंस अच्छे होते तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज एंड डेवलपमेंट जो भी चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती है, हम देखते ही हैं अक्सर। ठीक है, अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन है उसके चलते चाइना का कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा लॉस हुआ है, क्योंकि चाइना के कुछ स्टेप्स की वजह से चाइना का मार्केट कहीं ना कहीं इंडिया में ख़राब हुआ है। तो कहीं जो दो कंट्रीज़ होते हैं उनके रिलेशन मार्केट पे अफेक्ट करते ही करते हैं। ठीक है, चलिए हम वापस इसी पॉइंट पे आते हैं, हम प्रेजेंट में नहीं जाते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर आते हैं। आर्टिकल 51, हमारा जो आर्टिकल 51 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब हम आप लोगों ने लास्ट मतलब हमारे जो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम उसका ले लेते हैं। वैसे ये टॉपिक पहले मतलब इनिशियली पढ़ाया जाता है पॉलिटिकल में, तो मैं ये कहूँगी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि हमारा जो मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअली हमें कुछ राइट्स देता है, दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, जैसे हम इंजॉय करते हैं। सिमिलरली इंडिया ने कुछ अदर फ्री राइट्स भी दे रखे हैं, पर फ्री जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे वो तो होते हैं जो चैलेंज किए जा सकते हैं, अगर वो वॉलेट होते तो वो चैलेंज किए जा सकते हैं। पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें मतलब जो एक्स्ट्रा राइट्स हैं उन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की लिस्ट में रखा गया है एंड उसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है। वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो फ्रीडम अपने स्टेट में दे या मतलब अपने कंट्री में ये सब फ्रीडम्स दे या नहीं दे। इसी तरह आर्टिकल 15 जो हमारा आर्टिकल 15 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए, बट ये फंडामेंटल राइट में नहीं है। ये कंट्री को करना चाहिए, करती है या नहीं करती दैट ऑल डिपेंड्स अप टू कंट्री।
ऐसा नहीं है कि आप अगर वो इंटरनेशनल पीस या इसमें सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट नहीं करी है तो हम जाके कोर्ट में चैलेंज कर दें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो रहा है, ठीक है, वॉर हो रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट अफेक्ट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही है, हमारे बहुत सारे मतलब कहते हैं कि आर्मी मतलब हमारे जो सोल्जर्स हैं वो मारे जाते हैं। तो इन सब के चलते ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस वॉर को रुकवा दें या कोई जाए और केस करे और वॉर रुका दे इंडिया इंडिया चाइना के बीच की या इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ऐसा नहीं हो सकता है। दैट इज़ ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये चैलेंजेबल नहीं है कि आप जाके इसे चैलेंज कर लो, बस हाँ ये एक है कि एक ड्यूटी है हमारी स्टेट की, हमारे कंट्री की, कि वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करें। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, maintain just and honorable relations between nations, foster respect for international laws and trendy obligations in the dealings of organized people with one another, and encourage settlements of international disputes and arbitration। अब इसके अंदर चीज़ें क्या दे रखी है कि जो हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल में उसमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो हमारा जो कंट्री है उसे जो पीस एंड सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए। हमारे जो अदर नेशंस के साथ में जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन करने चाहिए। जो भी हमारे इंटरनेशनल लॉज हैं, ट्रीटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उन सब को डील करना चाहिए ढंग से, उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन सबको डील करना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड वे में। नेक्स्ट आता है एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल, मतलब जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पे जो सेटलमेंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं मतलब एनकरेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं और उनको स्टॉप करने के लिए, उनको रोकने के लिए अगर कुछ इनिशिएट्स हो रहे हैं तो उसके अंदर वो इंडिया उस चीज़ को डिस्करेज करे। ये सारी चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये दिया गया है कि हाँ ठीक है, ऐसा हमारे कंट्री को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो भी हमें फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करने के लिए एक देता है कि हाँ दैट इज़ योर ड्यूटी, या ये सारी चीज़ें अगर मतलब कंट्री को करनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एक्चुअली जब हमारा ना हमारे जब मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जब हमारे उस पर थे, मतलब कहते हैं हम जैसे फॉरेन मिनिस्टर थे या हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तब हमारी वो थी प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में हम बात करेंगे। मेनली ये जो आपकी बुक में दे रखा है वो चाइना के साथ रिलेशन के साथ में दे रखा है, पर ऐसा नहीं है। ये उस टाइम के फॉरेन प्रिंसिपल्स हमारी फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। पंचशील पर बेस्ड थी। 5 principles थे mainly, which is derived from 2 words. Punch means 5, shield means code of conduct और peaceful coexistence। मतलब 5 वो थे, मतलब 5 वो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट थे जिनको फॉलो किया गया था। फर्स्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। मतलब जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जैसे जो नाम के जो भी मेंबर्स थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की ओपिनियन को, एक दूसरे की इंटीग्रिटी को, सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते थे। जैसे इंडिया खुद की इंटीग्रिटी, खुद की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, सिमिलरली वो एक फॉरेन पॉलिसी का रूल था कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। मतलब हम सिर्फ हमारी हमारी करें और दूसरे की नहीं करें, दैट इज़ रॉन्ग। तो हमारी जो कहते हैं ना भाई फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल था ये। नॉन अग्रेशन अगेंस्ट ईच अदर। नॉन अग्रेशन मतलब अग्रेशन नहीं रखना है दूसरे कंट्रीज़ के साथ में, पीसफुल बिहेव करना है। थर्ड इज़ नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स। थर्ड जो मेजर पॉइंट था वो ये था कि किसी मतलब ठीक है, नॉन अलाइड मूवमेंट के मेंबर्स है, को फाउंडर है, बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट भी करते हैं, बट इंटरनल अफेयर्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। एक्सटर्नल अफेयर्स में या डिस्प्यूट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर कहीं ना कहीं आप इंटरनल अफेयर्स में आप मतलब जो इंटरफेरेंस है वो नहीं डालोगे। जैसे हमने पढ़ा था कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे साउथ कोरिया एंड वो क्या कहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ठीक है ना, उनके बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा था, सॉरी थोड़ा सा क्लिक होने में लेट हो गया,
नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और उसको रोका था। तो वो क्या था, वो दो कंट्रीज़ के बीच में था, तब इंडिया ने इंटरफेयर किया था। पर अगर ये किसी कंट्री का इंटरनल अफेयर होता तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल्स है कि इंटरनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी होनी चाहिए एंड कहीं ना कहीं म्यूचुअल बेनिफिट्स भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ एक ही का बेनिफिट हो, अदर का बेनिफिट नहीं हो, अदर का लॉस हो, ऐसा नहीं है। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स होने ही चाहिए, ठीक है। एंड फिर आता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब जो एग्जिस्टेंस होना चाहिए पीसफुल होना चाहिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह जो हमारी फॉरेन पॉलिसी था, फर्स्ट अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है या एक पूछा जाता है जनरली, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी पंचशील पर बेस्ड है, उसके 5। इसके अंदर एक जो पॉइंट है, अगर उस एरा के अकॉर्डिंग लिया जाए, अगर उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग लिया जाए तो हम ले सकते हैं नॉन अलाइड मूवमेंट को भी हम इसके अंदर ले सकते हैं, क्योंकि नॉन अलाइड मूवमेंट एक मेजर वो था, मूव था इंडिया का उस टाइम पीरियड पे, कि इंडिया ने ना ये जो मूव लिया था नॉन अलाइड मूवमेंट, ये कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में बहुत इम्पॉर्टेंट था। इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब वो दिया था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था किसने, इस नॉन अलाइड मूवमेंट में। अब हमारा आता है इंडिया के जो रिलेशंस है विद अदर नेशंस, रिलेशंस चेंज हुए थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस। वो कौन कौन से कंट्रीज थे मेजर जिनके बारे में हमें पढ़ना है, यूएस पढ़ना है, रशिया पढ़ना है, चाइना पढ़ना है, एंड इसराइल पढ़ना है, ठीक है। हमने जैसा कि कोल्ड वॉर एरा में पढ़ा था, हम यूएस रशिया को इसके अंदर इतना डीप डेप्थ में नहीं पढ़ते, क्योंकि हम उन्हें कोल्ड वॉर एरा में इस चीज़ को पढ़ा था। यूएस एंड रशिया में क्या हुआ था, यूएस के साथ में तो उसने बांग्लादेश के साथ में, जब हमारे इंडिया का मतलब बांग्लादेश का जब प्रॉब्लम चल रहा था, तब कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने रिलेशन यूएस के साथ में बहुत अच्छे किए थे। और सेकंड, रशिया के साथ में इंडिया ने एक ट्रिटी साइन करी थी, ठीक है। तो उसके चलते इंडिया के जो रिलेशन थे वो यूएस के साथ भी अच्छे थे और रशिया के साथ भी अच्छे थे। इसको कहीं ना कहीं जो नॉन अलाइड मूवमेंट को लेके जो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेके जो लोग क्रिटिसिज्म पर थे या जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनका ओपिनियन था कि इंडिया ने एक बहुत वाइज डिसीजन लिया है, या कहीं ना कहीं उसने नॉन अलाइड मूवमेंट, वो कहता है कि नॉन अलाइड मूवमेंट है वो यूएस ब्लॉक में नहीं जाएगा, यूएसएसआर ब्लॉक में नहीं जाएगा, पर इंडिया ने कहीं ना कहीं यूएस के साथ में भी डिप्लोमेसी के नाम पे अपने रिलेशन बहुत अच्छे मेंटेन किया। एंड सेकंड, रशिया के साथ में भी एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करके उसने रशिया के यूएसएसआर के साथ में भी अपने रिलेशन मेंटेन बहुत अच्छे कर रखे। मतलब अगर यूएस या यूएसएसआर के बीच में वॉर होता भी है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती भी है, तो इंडिया ने खुद को उस सेफ साइड पोजीशन पर कर रखा है कि यूएस या रशिया कोई भी जीते उससे मतलब उसके लिए कोई, दोनों में से कोई भी कंट्री उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो हमें मेजर पढ़ना है, वो है हमारा चाइना, क्योंकि चाइना के साथ में जो हमारे रिलेशन रहे हैं, अगर हम देखें पास्ट से लेके अब तक भी देखें, तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस बहुत प्रॉब्लमैटिक रहे इंडिया और चाइना के बीच में। ये उस टाइम पीरियड में थे, हम उस टाइम पीरियड का ज़रूर पढ़ेंगे इसमें कि इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ में कैसे रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो वो थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ज़रूर ये एक वो दिया था नारा, हिंदी चीनी भाई भाई, पर कहीं ना कहीं ये एक सक्सेसफुल नहीं हुआ था इंडिया के साथ में। उसके काफ़ी मतलब इंडिया और चाइना के रिलेशंस हमेशा से थोड़े टेंशन वाले रहे, ठीक है। फिर जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो है इसराइल के साथ में रिलेशन। इसराइल के साथ में रिलेशन बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, पहले इंडिया और इसराइल के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं थे, पर अब कुछ काफ़ी ईयर्स से इंडिया और इसराइल में भी रिलेशंस हो रहे हैं, तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये जो इंडिया चेंजिंग रिलेशन विद अदर नेशंस है, चाइना एंड इसराइल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।